हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमारी एकेडमी +2 के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए न्यू कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रही है, जिनमें से बीएससी नर्सिंग का भी एक कोर्स है। तो आज हम प्रीवियसली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के पूछे गए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूनिटलेस? इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि यूनिटलेस है, जिसके कोई यूनिट्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मोलैलिटी, सेकंड वन है मोलैरिटी, थर्ड वन है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ वन है स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें सबसे पहली ऑप्शन मोलैलिटी की, मोलैलिटी जो रहती है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये आपके पास क्या होती है? ये होती है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना वेट है किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, तो इसके तो यूनिट हो गए, है ना, इसके तो यूनिट हो गए मोल पर किलोग्राम। तो ये तो यूनिटलेस नहीं हुई, ये ऑप्शन आपकी नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन की बात करें मोलैरिटी, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से, और ये क्या होता है? ये भी आपके पास रहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके भी आपके यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर लीटर, तो मीन्स ये भी आपकी यूनिटलेस नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जो है इसको हम डिनोट करते हैं ए से, XA से। मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या रहता है? ये रहता है आपके पास A और B अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, दोनों के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास निकलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसके भी आपने निकालने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो दोनों में ही आपके पास मोल्स मोल्स हैं, तो मोल मोल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या रहेगी? यूनिटलेस रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या रहेगी? करेक्ट ऑप्शन रहेगी। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन accumulate in an orbital is given by the expression, कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है 4l-2, सेकंड वन है 4l+2, थर्ड वन है 2l+1, फोर्थ वन है 2n²। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑर्बिट पूछा होता तो ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट करते हैं, तो वो हम निकालते हैं 2n² से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल में पूछा है, तो ऑर्बिटल में हम निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रहता है 2l+1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4l+2, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपके पास है s ऑर्बिटल की, s ऑर्बिटल होता है, p होता है, d होता है, f ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल की बात करें, s के केस में l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 पुट करोगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे। सिमिलर p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 पुट करोगे, आपके पास 1 पुट करो कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिमिलर d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 पुट करो, आपके पास कितना आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। f के लिए l की वैल्यू होती है 3 पुट करके यहाँ पे आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगी आपके पास? करेक्ट ऑप्शन होगी बी ऑप्शन 4l+2। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन मेटल जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो आपको पता है सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है। टंगस्टन ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैंगनीज जो है ये भी आपके पास क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, सिल्वर आपका आता है कौन से वाले ग्रुप में? ग्रुप नंबर 11 में। क्वाइनेस एलिमेंट आते हैं ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मीन्स सिल्वर जो आया वो आपका आया कौन सी सीरीज में? 4D सीरीज में, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन में आपके पास आता है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। टंगस्टन आता है आपका 5D सीरीज में। नेक्स्ट बात करें मैंगनीज, मैंगनीज आपके पास आता है 3D सीरीज में।
तो बचा आपके पास लेड। लेड जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये आपका आता है कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली जो ग्रुप नंबर 14 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन, लेड, ये आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होना था, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो पूछी गई है, रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। रेशियो बतानी है कि पाई से सिग्मा बॉन्ड के बीच में क्या रेशियो है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर रहता है आपके पास इस तरह से, 3 यहाँ पे रहते हैं बॉन्ड, बाकी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लो, हर जगह आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे सिग्मा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे एक सिग्मा है, एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। अब आपको रेशियो पूछी है पाई टू सिग्मा के बीच में, तो पाई बॉन्ड तो आपको पता लग गया कि जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उनमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक पाई ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मीन्स यहाँ पे आपके पास है 3 पाई बॉन्ड। अब आपने सिग्मा निकालने हैं, सिग्मा कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कितने हैं इसमें, 12 है इसमें सिग्मा। तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4, 1/4 यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी, 1/4। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता सिग्मा टू पाई, तो सिग्मा कितने हैं 12 है, पाई आपके पास 3 है, तब रेशियो जो आनी थी वो 4:1 आनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो आपके पास किससे पूछी थी, पाई टू सिग्मा पूछी हुई है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि पाई टू सिग्मा पूछा है कि सिग्मा टू पाई पूछा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन वाटर, कि रेन वाटर की जो शेप होती है स्फेरिकल, वो किस वजह से होती है, कौन से फिनोमिना की वजह से होती है। ऑप्शन है आपके पास विस्कोसिटी, सेकेंड वन सरफेस टेंशन, थर्ड वन टेम्परेचर, फोर्थ वन प्रेशर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सरफेस टेंशन। स्फेरिकल शेप जो रहती है रेन ड्रॉप्स की, तो वो आपकी स्फेरिकल रहती है, कौन से रीजन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन होता ही है कि यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच वैल्यू जो है वो कितनी रहती है। ऑप्शन है 0 से 5.25 के बीच में, सेकेंड वन है 7.35 से 7.45 के बीच में, थर्ड है 6.25 से 6.75 के बीच में, लास्ट वन है 8 से 9.25 के बीच में। आपको पता है जो हम एक्चुअल वैल्यू जो पढ़ते हैं ह्यूमन ब्लड की वो रहती है आपकी 7.4, मीन्स इसके बीच में वो लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 7.35 से लेके 7.45 जो है ये बीच की रेंज में लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज, कि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है 0.34 वोल्ट, सेकेंड वन है 0.44 वोल्ट, थर्ड वन है 0 वोल्ट एंड लास्ट वन है -0.76 वोल्ट। तो आपको पता है SHE जो है, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये जो है ये आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है मीन्स दोनों की तरह ये बिहेव करता है, एनोड की तरह भी बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 0 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 0 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला पूछा गया है द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश का क्या फॉर्मूला रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है Na2CO3.10H2O, सेकेंड वन है Na2CO3.2H2O, थर्ड वन है Na2CO3.H2O एंड फोर्थ वन है Na2CO3। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है
Na2CO3.10H2O। ये किसका फॉर्मूला रहता है? ये रहता है आपका वॉशिंग सोडा। ये है आपके पास वॉशिंग सोडा। अब जैसे ही इस वॉशिंग सोडा को आप हीट करते हो, यहाँ से क्या होगा, इसको हीट करोगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? ओनली Na2CO3। और इस Na2CO3 को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सोडा ऐश। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन, Na2CO3। इसको सोडा ऐश बोला जाता है। सिमिलर कुछ बात करें, जैसे बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है NaHCO3। सिमिलर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला रहता है CaOCl2। सिमिलर जिप्सम आपसे पूछ लिया जाता है, जिप्सम की बात करें, जिप्सम का फॉर्मूला रहेगा CaSO4.2H2O। सिमिलर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला रहता है CaSO4.12H2O। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, देख लेने हैं आपने। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड वन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ वन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे पास दो प्रोसेसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है, एक रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हो रही है मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, या ऑक्सीजन के बेस पे हम बात कर रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास रहती है रिडक्शन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन पूछा गया है तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। अब यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किस में हेल्प करते हैं, वो रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो रहते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहती है, सेकंड वन है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहती है, थर्ड वन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज रहती है, फोर्थ वन नन ऑफ अवर। तो दो हमारे पास रहते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन होते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या आप बोल सकते हो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ये रहती है। और न्यूक्लियोफाइल जो रहते हैं ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, मीन्स ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज रहती है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पूछा है तो वो क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी जिनके पास होती है, वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द आयोपिक नेम, आयोपिक नेम पूछा गया है यहाँ पे। इस कंपाउंड का आयोपिक नेम क्या होगा? तो कंपाउंड है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कैसे हम नेमिंग करते हैं। तो सिंटैक्स की बात करें, सबसे पहले लिखा जाता है परफिक्स, परफिक्स के बाद लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है आपका सुफिक्स प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ।
परफिक्स आपके पास होता है जैसे डाई, कोई 2 चीजें हैं, कोई 3 चीजें हैं, डाई 3 चीजें होंगी तो ट्राई बोलेंगे, 4 चीजें होंगी तो टेट्रा बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास जैसे CH3 होगा तो मिथाइल बोलेंगे, Cl होगा क्लोरो बोलेंगे, Br होगा ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन वाला होगा तो आयोडो करके बोलेंगे। वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो इथ बोलेंगे, 3 होंगे तो प्रॉप बोलेंगे, 4 होंगे ब्यूट बोलेंगे। प्राइमरी सुफिक्स आपके पास रहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा आयन लिखेंगे। सेकेंडरी सुफिक्स आ जाते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो आपके सेकेंडरी सुफिक्स में आते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है। लिखते हम ऐसे हैं, नंबरिंग जो करते हैं वो हम इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, मीन जिस साइड से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है वहां से आपने नंबरिंग करनी है। तो मीन्स नंबरिंग यहाँ से होगी फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। लिखना जो है वो आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन आ गए, कोई परफिक्स नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। तो मीन्स 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट। उसके बाद थर्ड वाले कार्बन पे आपके पास इन लगा है, डबल बॉन्ड है, ई पहले आता है आइन से, तो यहाँ पे आपके पास आएगा पेंट 3 इन। उसके बाद 1 पे क्या है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा 1 आइन। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे रहेगी करेक्ट ऑप्शन, पेंट 3 इन 1 आइन। तो इस तरह से जो है वो नंबरिंग की जाती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। अगर जो आपका नज़दीक होगा वहां से नंबरिंग करनी है। हो सकता है आपके पास, अगर एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं, हो सकता है आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन में है, मींस इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। फिर किसको प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि नजदीक तो दोनों ही आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस जो देनी है वो देनी है आपने डबल बॉन्ड को। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। फिर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, लिखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है, मींस ई पहले आता तो इन वाला हमने पहले लिखा, वाई बाद में आता तो वाई वाला हमने बाद में लिखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की जब क्लोरीनेशन की जाती है वो किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन ऑप्शन है एलिमिनेशन, सेकेंड वन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वन है एडिशन एंड फोर्थ वन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो आपकी क्लोरीनेशन होती है मीथेन की, ये आपकी आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट होता है, ये मीथेन है, मीथेन की आप क्लोरीनेशन करवाओगे तो सबसे पहले आपके पास क्लोरोमीथेन बनेगा। उसके बाद क्लोरोमीथेन जब बन गया, फिर से आप क्लोरीन उसमें सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। फिर डाइक्लोरोमीथेन की फिर से आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर क्लोरोफॉर्म की फिर से आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो क्लोरीनेशन जो है सब्स्टिट्यूशन तब तक हुई, तब तक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ जब तक सारे हाइड्रोजन आपके रिमूव नहीं हो जाते और लास्ट प्रोडक्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, जिसको हम वेरियस रिएक्शंस में जो है वो यूज़ भी करते हैं और इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशन में भी किया जाता है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और कौन से नेम के अंडर यूज़ करते हैं तो अब उसको ही हम क्या बोलते हैं, पायरीन इसको बोला जाता है। ठीक है, CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशन में हम यूज़ करते हैं, कौन से नेम के अंडर, अंडर द नेम पायरीन। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर हम एक और बात करें, यहाँ पे बन रहा है थर्ड वाले स्टेप में क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लोरोफॉर्म को क्यों हम डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर की बॉटल में इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि जब भी क्लोरोफॉर्म आपका रिएक्ट करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, वो एक हार्मफुल गैस बना देता है जो कि है COCl2। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फिन। फॉस्फिन गैस की वो फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए उसको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास क्या है, करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन है सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है,
सेकंड वन है जिनका सेम वेपर प्रेशर होता है, थर्ड वन है जिनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, एंड फोर्थ वन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास कैसे ये सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। एक आइसोटोनिक होते हैं, एक आपके पास हाइपोटोनिक होते हैं, एक आपके पास हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट की जो है वो हाई कंसंट्रेशन रहती है और सॉल्यूट जो है यहाँ पे कम रहता है हाइपोटोनिक में। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो लेस रहता है और सॉल्यूट जो है वो हाई रहता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर की इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन है नॉर्मेलिटी, सेकंड वन वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वन मोलैलिटी एंड फोर्थ वन मोलैरिटी। तो मीन्स यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं और ये होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है। लेकिन वही मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी आपके पास रहता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है वो लीटर में। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली आपका टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, इसलिए ये तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है मोलैरिटी। लेकिन इंडिपेंडेंट पूछा है तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, for redox reaction to proceed in a cell the EMF must be, मीन्स अगर रिडॉक्स रिएक्शन आपकी सेल में प्रोसीड कर रही है, मीन्स स्पॉन्टेनियस रहेगी, तो वहाँ पे EMF क्या रहेगा। ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकंड वन नेगेटिव, थर्ड वन फिक्स्ड एंड फोर्थ वन जीरो। तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो रही है उस केस में E नॉट सेल जो रहता है वो क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ई नॉट सेल जो रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। आपने एक रिलेशन भी पढ़ा है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का, ई सेल के साथ क्या रहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे ई नॉट सेल पॉजिटिव है तभी यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन जो है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है, तभी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। तो रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है किसी सेल में तो वहाँ पे ई नॉट सेल जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के यूनिट्स पूछे गए हैं कि सेल कांस्टेंट के क्या यूनिट्स हैं यहाँ पे। ऑप्शन है पर ओहम पर सेंटीमीटर, सेकंड वन है सेंटीमीटर, थर्ड वन है पर ओहम सेंटीमीटर एंड फोर्थ वन है पर सेंटीमीटर। तो सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं जी से, और जी होता है यहाँ पे L अपॉन ए। L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे L के यूनिट आपको पता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास हो गया पर सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है independent of initial concentration of reactant, second one depend upon initial concentration of reactant, third one both of above and last one none of the above। तो आपने याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपकी डिपेंड नहीं करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करती है कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता तब लगता है हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन थी और इसके लिए हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा,
रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसका पता कैसे लगता है, ये तो या तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, या तो किसी हीट या टेम्परेचर की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आनी थी, करेक्ट आनी थी। यूनिट भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। यूनिट के लिए एन ऑर्डर के लिए आप यूनिट्स याद कर लेना है, ये रहते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए पूछेंगे एन की जगह जीरो पुट कर देना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेंगे एन की जगह फर्स्ट पुट कर लेना, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछेंगे एन की जगह 2 पुट कर लेना, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछेंगे एन की जगह 3 पुट कर लेना। तो बहुत सिंपल रहते हैं यूनिट्स निकालने के लिए भी, और यूनिट से भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रांजिशन मेटल बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो है वो गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कौन से रीजन की वजह से। फर्स्ट वन दिया है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, सेकंड वन हाई आयोनेशन एंथैल्पी होती है, थर्ड वन एलॉय फॉर्मेशन होती है, फोर्थ वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्यों गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो क्या रहती है, वेरिएबल, मीन्स चेंज होती रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, EDTA इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये किसकी तरह बिहेव करता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिडेंटेड लिगेंड, सेकंड वन बाइडेंटेड लिगेंड, थर्ड वन ट्राइडेंटेड लिगेंड, फोर्थ वन हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो EDTA क्या है, ये है आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें CH2 CH2 एन एसीटेट, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे पूछा है क्या ये है आपके पास, मीन्स कितने इसके डोनर साइड्स रहते हैं, कितने जगह से ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक नेगेटिव यहाँ से डोनेट कर सकता है, दूसरा यहाँ से डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड से वो डोनेट कर सकता है, इसलिए ये आपका कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, तो डेंटिसिटी हम देखते हैं कि कितने जगह से वो डोनेट कर सकता है, नंबर ऑफ एटम। तो जितनी साइड से वो डोनेट कर सकता है वो उसकी डेंटिसिटी होती है, इसलिए EDTA आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन दिया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड वन वेपर प्रेशर, फोर्थ वन सैचुरेटेड प्रेशर। तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट रहती है ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि किस टाइप का सॉल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ओनली डिपेंड करती है कितने अमाउंट में ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पे ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती है, कौन कौन सी। फर्स्ट वन आपके पास रहती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन रहती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन रहती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन रहती है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इनमें से आपके पास फर्स्ट वन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ pH रेंज ऑफ एसिड। एसिड की pH रेंज की स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो क्या रहती है। ऑप्शन है 0 to 7, सेकेंड वन है 7 to 14, थर्ड वन 2 to 7, फोर्थ वन D 7 to 14। आपको पता है pH स्केल जो है वो आपके पास ये रहती है 0 से 14 के बीच में, है ना, और यहाँ पे आपका 7। तो याद रखना 0 to 7 जो है वो आपके एसिड होते हैं, 7 to 14 जो है वो आपके पास
बेस होते हैं। तो एसिड की स्टैंडर्ड वैल्यू पूछिए मीन्स आपके पास किस में लाई करेगी, 0 to 7 के बीच में लाई करेगी। 7 to 14 आपके बेस होते हैं, 7 वाला आपका न्यूट्रल होता है और 7 to 15 आपका क्या हो गया, ये भी बेस ही है। 15 तक तो होता ही नहीं है, पीएच स्केल आपकी 14 तक ही होती है। मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आपके क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के एंट्रांस में प्रीवियसली पूछे गए थे। हमारी एकेडमी जो है वो फ्रेश कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रही है 1 अप्रैल से। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।